आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई और ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मैं आप लोगों के समक्ष आपका जियोग्राफी यानी भूगोल BA सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। आपके पेपर का नाम आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ये जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका रिटन एग्जाम के लिए है, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होती है। उसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जितने भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। यही प्रश्न आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे में प्रश्न लेके आया हूँ जिसकी पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा। आपके कल यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अवध विश्वविद्यालय में अन्य यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यही प्रश्न आपको अगले एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जो देखते वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका BA आपका सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर का नाम आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसमें के सभी प्रश्न आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका जियोग्राफी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसमें के जो पहला प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। पेपर के आपका नाम है ह्यूमन जियोग्राफी, इसलिए इस पेपर के नाम से है आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही है। इसलिए पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसका विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये 100% आपके एग्जाम में कल देखने को मिलने वाला प्रश्न। लॉन्ग में प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार करना है। ये प्रश्न आपको 10 से या 7 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। इसका जो अर्थ है यहाँ से देख लीजिए जल्दी से, इसका उत्तर भी यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। भूगोल पृथ्वी का व पार्थिविक वस्तुओं का अध्ययन है। मानव भूगोल यानी मनुष्य एवं पार्थिविक वस्तुओं का अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, संरचना, जलवायु, आपका जलराशि होगी, वनस्पति, खनिज संपत्ति, जीव जंतु आदि का मानव के रहन सहन, कार्यकलाप और आचार विचार का क्या प्रभाव पड़ता है, और मानव किस प्रकार का भौगोलिक तत्वों को अपने कार्यों के लिए प्रयोग में लेता है। इन तथ्यों का समष्टिगत अध्ययन मानव भूगोल में ही किया जाता है। इस तरह से आपको देख लेना। इसके नीचे भी आपकी बहुत सारी डिफरेंस आपको लिखी हुई हैं। आप चाहे तो इसकी और भी डिफरेंसन यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। चाहे तो ये डिफरेंसन भी आप देख सकते हो। बहुत सारी यहाँ से आपको डिफरेंसन अवेलेबल, आप जो आपको अच्छी लगी आपको यहाँ से लिख देना है। यहाँ से और भी डिफरेंशन लिखी हुई है। क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। बहुत सारे यहाँ से डिफरेंशन आपको 2-4 डिफरेंशन आपको तैयार कर लेना है, जिससे आप अपने एग्जाम में जब लिखोगे ये 400 या 500 वर्ड में प्रश्न आपका पूछा जाएगा लॉन्ग में, तो आपको बिल्कुल आपको इसी तरह आपको बना के लिखना है 500 वर्ड में, तभी आपके 10 नंबर क्लियर होंगे। और इसी में आपको देख लेना है। इसका विषय क्षेत्र भी मैं यहाँ से दिखाऊंगा। बहुत सारे यहाँ से डिफरेंशन दी हुई है, आपको सभी आपको डिफरेंशन आपको तैयार कर लेना है। मानव भूगोल विचारों के विकास की अभिव्यक्ति न की खोज है और ज्ञान के विस्तार का तत्कालीन व स्वाभाविक परिणाम है। यह भी आपके डिफरेंशन हो गया। मानव भूगोल मानव तथा वातावरण के मध्य संघर्ष तथा इसके अद्भुत अनुभवों का विश्लेषण है जो मानव समूह एवं समाज का अध्ययन करता है। बहुत सारी यहाँ सब डिफरेंशन दी हुई है। अमेरिकी मानव भूगोलवेत्ता आपका हंगेटन ने भी यहाँ से लिखा हुआ है, पृथ्वी के अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं जिनकी आकृति, वस्तु, आचार विचार तथा आदर्शों से भारी अंतर मिलता है। आकृति एवं वर्ण का अंतर जैविक होता है, किंतु जनसंख्या के घनत्व, सभ्यता एवं मानसिक दक्षता एवं प्राकृतिक वातावरण का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आपको उसको देख लेना है। यदि इसके हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ से इसका विषय क्षेत्र भी आपको देख लेना है। प्रश्न कभी कभी आपको शॉर्ट में पूछ लेता है, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो ये प्रश्न इसी तरह पूछेगा कि मानव भूगोल के से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, इसका विषय क्षेत्र भी समझाइए। तो यहाँ सबको विषय क्षेत्र भी इसका देख लेना जल्दी से। भूपटल पर चलने वाली समस्त प्राणी जगत में मानव सबसे अधिक विकसित क्रियाशील प्राणी है। मानव के क्रियाशील कलापों को भौगोलिक शक्तियाँ सदैव प्रभावित करती रहती हैं। इसके लाभ व कल्याण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस तरह मानव की स्थिति केंद्रीय होती है, जिसके एक और प्राकृतिक वातावरण होता है, दूसरी ओर सांस्कृतिक वातावरण होता है। इस तरह सबको इसका विषय क्षेत्र भी आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। मानव भूगोल के नियतवाद की संकल्पना की उदाहरण सहित आपको यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। नियतवाद से आप क्या समझते हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि नियतवाद से क्या समझते हैं। अभी पूछेगा मानव भूगोल की नियतवाद की संकल्पना को आप स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। तो यही प्रश्न आपको सेम, इसका उत्तर यही लिखना होगा आपको। ये जल्दी से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
यानी भौतिक पर्यावरण की उपज है की विचारधारा तक का तात्पर्य वातावरण निश्चयवाद या नियतवाद की विचारधारा में से है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता रहा है। इस प्रकार विचारधारा की स्पष्ट मानता की मानव प्रकृति का दास है। इस तरह सबको इसका देख लेना है। यहाँ से नीचे बहुत सारी आपकी डिफिनेशन भी दी हुई हैं। यहाँ सबको जो आपका वातावरण का जो निश्चयवाद का विकास है भी यहाँ सबको देख लेना है जल्दी से। यहाँ सभी अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स में लिखा है कि इस विचारधारा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यूरोप में शीघ्र प्रधान देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकी गुणों की उनमें कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया में के निवासी विचारवान और कुशल होते हैं, परंतु उत्साही नहीं है। यूनान वासियों को, जो दोनों महाद्वीपों के मध्य स्थित है, दोनों ही विशेषताओं वाला माना जाता है। यदि अगले प्रश्न हम इसी में आपको पूरा आपको एक बार अध्ययन कर लेना है, ये प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से बहुत सारे यहाँ से लिखी हुई है, आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि मानव भूगोल में संभववाद क्या होता है। मानव भूगोल में जो संभववाद की संकल्पना भी आपको स्पष्ट कर देना है। ये भी आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में आपको दोहराया जाता है, इसको भी एक बार आपको देख लेना है। देखिए यहाँ से उसके डिफिनेशन भी मैं यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 20वीं शताब्दी में मानवीय क्रियाकलापों पर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ते रहने की प्राकृतिक एवं पूर्ण निर्भरता की स्वीकृति को बंद कर दिया गया। अनेक विचारकों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी देश के भौगोलिक वातावरण में मनुष्य के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। मानव अपनी बुद्धि तथा अपने प्रयासों द्वारा सर्वोत्तम संभावना का चुनाव करता है। इस प्रकार की प्राकृतिक की सत्ता यानी शक्तिमान नहीं रह जाती है और मानव हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। मानव अपने वातावरण में परिवर्तन करता है अथवा साम्राज्य स्थापित करता है। इस विचारधारा को यानी सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना 1925 में इसकी संभववाद का नाम दिया। इसमें और इसका अर्थ भी आपको देख लेना है। संभववाद का विचारधारा का अर्थ है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव निवास के लिए तथा आपका मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ से देख लिया फेब्रे ने इसके बारे में लिखा भी है। वातावरण कभी यानी कहीं भी असीमित संसाधनों से मुक्त नहीं है। प्रत्येक संसाधन पर मनुष्य के लिए संभावनाएं छिपी रहती हैं तथा मानव इस संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णायक की भूमिका अदा करता है। यहाँ से और फेब्रे ने भी लिखा हुआ है, फेब्रे ने यहाँ से बताया भी हुआ है। यहाँ से इसकी डिफिनेशन आपको फेब्रे की देख लेना है। यहाँ से कि फेब्रे वातावरण का वह महत्वपूर्ण गौड़ है। वास्तव में मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है जो वातावरण के निरंतर परिवर्तन करता है। और एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि मनुष्य एक भौगोलिक कारक है, पशु नहीं है जो अपनी बुद्धि न रखता हो। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण दी गई संभावनाओं और मानव वर्ग अपनी अपनी छाट के अनुसार प्रयोग करने वाली जीवन यानी व्यवस्था का प्रारूप निश्चित करते हुए यही संभववाद का सिद्धांत का अर्थ है। संभववाद का विकास कैसे हुआ, विकास भी यहाँ से एक बार आपको पढ़ लेना है। फिर अगले हम प्रश्न की बात करेंगे जल्दी से। विश्व में जनसंख्या वितरण के तथा उसके प्रभावित होने के कारण की आपको विवेचना कर देना है। जनसंख्या वृद्धि के बहुत कारण हैं, जैसे गर्म जलवायु हो गया, सूक्ष्म यहाँ से गर्म जलवायु हो गया, अशिक्षा हो गई यानी कम उम्र पर शादी कर देना, ये सभी इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनके अंतर्गत आप लिख सकते हो। ये आपका हाई स्कूल से इंटर से लेकर आप एक प्रश्न तो ये बहुत ही इजी है, कोई भी प्रश्न लिख सकता है अपने हिसाब बनाकर। इसको एक बार आपको देख लेना है। भूगोल में के अध्ययन में मानव एवं उसकी यानी संख्या केंद्रीय तत्व है। मानव की संख्या यानी संस्कृति एवं अन्य विशेषताएं महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। बिना मानव के पृथ्वी के संसाधन विहीन है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उपयोग के संदर्भ में ही कोई तत्व दशा था वस्तु संसाधन बनती है। मनुष्य उत्पादन, विनिमयता एवं उपभोक्ता भी है, अतः वह सबसे महत्वपूर्ण कारक भी है। यहाँ से देखिए विश्व जनसंख्या वितरण का यहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ से और भी यहाँ से लिखी हुई है, इसको भी एक बार आपको पढ़ लेना। फिलहाल के लिए आपको वीडियो को रोक के थोड़ा सा, और जनसंख्या वितरण के प्रभावित होने वाले कारक भी आपको देख लेना है। प्राकृतिक तत्व भी इसमें हो गए हैं। इसमें प्राकृतिक तत्व में आपके जैसे गर्म जलवायु वगैरह हो गई, सभी इसके अंतर्गत आपको देख लेना है। ये हेडिंग छोड़ के आप जब लिखोगे अपने एग्जाम में तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन भी हो गए, जैसे खनिज, आपका जल खनिज, मिट्टी, वन
आदि प्राकृतिक संसाधन जहाँ सुलभ होते हैं वह जनसंख्या भी अधिक होती यानी जनसंख्या अधिक मिलती है। जनसंख्या के वितरण में जीवन यापन के संसाधनों की यानी सुलभता प्रतिबिंबित होती है। यदि किसी यानी विषम वातावरण में भी स्थानीय संसाधन स्रोत मिलते हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनको उपयोगी हो तथा वे उपयोगी है तो वहाँ की पर्याप्त जनसंख्या पाई जाती है। एंडीज पर्वत में तांबा आदि खनिजों की उपलब्धता के कारण कुछ जनसंख्या मिलती है। अच्छी मिट्टी, उपयोगी वन आदि प्रायः अनुकूल प्राकृतिक वातावरण में ही मिलते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के तत्वों का पारस्परिक सहयोग अत्यंत जनसंख्या वाले क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होता है। यहाँ से और आपको देख लेना है एक अगला प्रश्न इसमें और दिया हुआ है। सभी में लॉन्ग प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये प्रश्न लॉन्ग में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है मत्स्य उत्पादन के भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए विश्व में इसके प्रमुख क्षेत्रों को आपको वर्णन कर देना। देखिए जल, इसका जो उत्तर आपको लिखना है, जल संसाधनों का उपयोग एक साथ कई प्रकार से होता है। जल के संसाधनों का उपयोग जो कई प्रकार से होता है, कहीं तो जल का विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए होता है, कहीं इसका सिंचाई के मार्ग में होता है, कभी इसमें मछली उत्पादन का भी इसमें कार्य होता है। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि इसमें विभिन्न उपयोगों में मत्स्य उत्पादन का भी मछली उत्पादन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य उत्पादन का सामुदायिक एवं सतह के जल से होता है और इन दोनों यानी जल स्रोतों से मत्स्य उत्पादन में कुछ भिन्नता भी मिलती है। जैसे आपका सामुदायिक जल में मत्स्य उत्पादन आपका मानव उपयोग की दृष्टि से मछलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मछलियों की लगभग 40,000 प्रजातियां हैं यानी जातियां हैं सॉरी यहाँ से, पर यानी व्यापारिक महत्व लगभग 1 दर्जन जातियों का ही है। इसको एक बार यहाँ तक आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए। मत्स्य उत्पादन का यानी भौगोलिक स्थिति भी आपको देख लेना है, या यहाँ भौगोलिक स्थिति एक बार आपको देख लेना है। मछलियाँ वहीं अधिक मिलती हैं जहाँ उनके भोजन प्लैंकटन की प्रचुरता होती है। प्लैंकटन की मात्रा स्वच्छ जल में नाइट्रोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। जहाँ ठंडी एवं गर्म जल धाराएं का मिश्रण होता है वहाँ यानी विविध प्रकार के प्लैंकटन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। छिछले पानी में सूर्य की किरणें समुद्र तट पर इस तरह से आपको देख लेना है एक बार, यहाँ से एक बार पढ़ लेना, इसके अंदर आप लिख सकते हो। फिर यहाँ से आपको अगला प्रश्न देख लेना है। शॉर्ट में प्रश्न आपका काफ़ी बार प्रश्न आपका पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की इसकी संभावना सबसे अधिक है। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। इसका मैंने जबकि प्रश्न का उत्तर मैंने बता चुका हूँ, आपको यहाँ से भी इसका प्रश्न का उत्तर देख लेना है एक बार, जिससे आपको याद हो सके। जीन्स बोन्स ने इसकी परिभाषा दी हुई है। मानव भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे कुमारी सिंबल के अनुसार भी इसकी परिभाषा देख लेना है। यानी मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ से बहुत सारी आपको डिफिनेशन आपको 3 दी हुई हैं, आपको तैयार कर लेना है। मानव भूगोल के प्रमुख शाखाएं कौन कौन से होते हैं? आर्थिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सभी इसकी शाखाएं हो गई। फिर मानव भूगोल और पर्यावरण में क्या संबंध होता है ये भी देख लेना है। मानव पर्यावरण में क्या संबंध होता है? मानव समुदाय जो होता है इसका वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अनुसार ही वह अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण करता है। वातावरण के अनुसार ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वातावरण का प्रभाव उसके रहन सहन, विचारों आदि पर पड़ता है। वातावरण के साथ ही मनुष्य स्वयं के विचार भी उससे प्रभावित होते हैं। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मानव भूगोल के क्या उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य भी देख लेना है। मानव भूगोल का जो प्रथम उद्देश्य होता है यह मानव एवं वातावरण के यानी अंत संबंधों का मानव कल्याण हेतु अध्ययन करना होता है। मानव समूह उसके निवास प्रदेशों का अध्ययन करना होता है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन करना होता है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो आपका दिया हुआ है नियतवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। नियतवादी विचारधारा क्या होती है? नियतवादी से अभिप्राय है कि मानव का विकास उसके भौतिक वातावरण द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ से दिया हुआ है वातावरण की शक्तियाँ उस मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, क्रियाकलाप आज से नियंत्रित करती है। वातावरण की शक्तियाँ नगण्य है, मनुष्य तो उसका केवल एक दास है। ऐसी विचारधारा रखने वाले विद्वानों को नियतवादी था उसकी विचारधारा को नियतवादी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक आपको इसको देख लेना, बिल्कुल 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में आपके। संभववाद के यहाँ से डिफिनेशन देख लेना है, इसका भी मैंने आगे प्रश्न बता चुका हूँ, यहाँ से शॉर्ट में भी इसको देख लेना। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव
के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोगी की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। फिर आपका नव निश्चयवाद क्या होता है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ से, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण कौन से होते हैं। भौगोलिक स्थिति हो गया, जलवायु हो गया, धरातल की बनावट हो गई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आर्थिक विकास की आस्था एवं सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी होते हैं। फिर अगले अगर हम देखिए यहाँ से जो विश्व में 4 घने प्रदेशों के नाम यहाँ से देख लेना है। पूर्वी एशिया होगी, दक्षिणी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और यहाँ सबका पूर्वी उत्तरी अमेरिका सभी घने प्रदेश हैं आपके। फिर आपका अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है आपका, जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तो उस संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है, तो सभी को पता है। यानी यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक हो तो उस तथा संसाधनों की उपलब्धता कम हो, अथवा यदि किसी देश में जनसंख्या यानी वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीक विकास की तुलना में कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति यानी ऐसी अवस्था जनाधिक्य कहलाती है। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, नगरीय अधिवास क्या होता है। नगरीय अधिवास ये होता है जिसमें उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति तथा मनोरंजन केंद्र होते हैं। इस तरह से आपको इसको देख लेना है। नगरीय अधिवास वही होता है जिसमें आपका व्यापार हो गया, प्रशासन हो गया, सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजन के केंद्र होते हैं। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जल्दी से। देखिए प्रजाति की परिभाषा आपको देख लेना। प्रजाति एक यानी प्रमाणिक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह जो यानी वंशानुक्रम वंश का प्रजातीय गुण एवं उप समूह से द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक संस्कृति अवधारणा नहीं है। इस बहुत सारी डिफिनेशन आपको दी हुई जो आपको अच्छी लगे आपको तैयार कर लेना है। फिर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रश्न है आपका, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यहाँ से इसके डिफिनेशन हम देखेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय किसी क्षेत्र या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम उत्पादन संभव होता तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर उच्च होता है और अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। सापेक्ष में जब किसी समय व परिस्थिति यानी विशेष में जिसमें यानी प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। इस तरह आपको देख लेना। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे आपका आपका यहाँ से दिया हुआ आपको होमो इरेक्टस यानी मानव पूर्वज से क्या समझते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के यहाँ सबका दिया हुआ पिथेथोपस अथवा यानी जावा मानव, जीन के सिनएनपोरस अथवा पीकिंग मानव अथवा उत्तरी यानी अफ्रीका का एटलाथ्रोपस मध्य प्रतिनूतन काल में इन मानव ने आपस में समानता पाई जाती है। इन्हें आपका हेमोरेक्ट्स की संज्ञा दी जाती है। सर उसको देख लेना। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मसाई जनजात पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख देना है। मसाई जनजात क्या होती है। मसाई यायावर समूह यानी अफ्रीका महाद्वीप के यानी पूर्वी घास के मैदान भागों में निवास करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ से भाई इतना ही आपको लिख देना है, निवास करने वाले लोग भी इतना ही आपको तैयार कर लेना। फिर अगले प्रश्न के हम बात करेंगे, बुशमैन प्रजाति क्या होती है। बुशमैन मानव प्रजाति क्या होती है भी आपको देख लेना है। देखिए दक्षिणी यानी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक खानाबदोश एवं अखेटक जात निवास करती है। वर्तमान में इन लोगों का निवास प्रायः 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 यानी दक्षिणी आकांक्षों के मध्य, किंतु कुछ शताब्दियों के पूर्व यहाँ से इसको एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। और यहाँ तक आपको बिल्कुल तैयार ही होना चाहिए कि दक्षिणी जो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक खानाबदोश एक अखेटक जात निवास करती है। इतना तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। फिर पार्थिक एकता क्या होती है। पार्थिक एकता का सिद्धांत क्या होता है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। देखिए इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी यानी भौगोलिक तत्व चाहे वे यानी जड़ हो या चेतन एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तत्वों में कोई यानी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इसको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। अब चाहे तो यहाँ से पुष्ट के यहाँ से हेम्बोल्ट ने इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की यानी बाह्य भिन्नता के पीछे यानी व्यापक में एकता है। उसका कथन यह है कि पृथ्वी एक आकार और उसकी भिन्नताएं केवल प्रतीयमान होती हैं, उसमें सत्यता नहीं है। अगले प्रश्न की तो बात करेंगे तो थारू जनजात क्या होती है। थारू जनजात भी एक जनजात होती है। इसके ये
कौन सी जनजात होती है? देखिए थारू जनजात का निवास जो होता है, निवास क्षेत्र उत्तराखंड में तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग से में नैनीताल जिला का व उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व से लेकर गोरखपुर के नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। इस तरह आपको इतना आपको पता ही होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। देखिए भारत में प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए, यानी भारत में कौन सी जातियां पाई जाती है, जनजातियां सॉरी यहाँ से, जिसमें आपका गद्दी गौड़ हो गया, भेट हो गया, भोटिया नागा हो गया, खासी हो गया, आपका संधाल थारू, आपका सैनपुरी बट्टू जनजाति, सभी आपकी जनजातियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। परिस्थितिकी तथा मानव भूगोल के में अंतर, इसको आपको स्पष्ट कर देना है। परिस्थितिकी में केवल जीवन व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी में केवल जीवन और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में उन संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का तथा पृथ्वी के क्षेत्रीय यानी वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आपको इसका देख लेना है। दो यहाँ से अंतर आपको मिल जाएंगे। मानव भूगोल की प्राकृत की व्याख्या के लिए, इसकी प्राकृत मैंने आगे भी बता चुका हूँ, यहाँ से आपको देखने की नहीं हो सकता। फिर एकत्रीकरण क्या होता है, एकत्रीकरण आपको देख लेना है। ये भी आपका बहुत ही बड़ा प्रश्न है। एकत्रीकरण मानव का एक यानी प्राथमिक एवं प्राचीन व्यवसाय है। मानव अपने प्रारंभिक काल में एकत्रीकरण के द्वारा ही भोजन तथा वस्तु प्राप्त करता था। उस समय मानव का एकत्रीकरण के अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं था। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। वातावरण समायोजन क्या होता है? वातावरण समायोजन से अभिप्राय वातावरण के तालमेल बैठने से है। वातावरण तथा मानव वर्ग के पारस्परिक संबंध में वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है और मानव वर्ग की अपने यानी अनुकूलन और वातावरण के रूपांतरण द्वारा वातावरण समायोजन करता है। इस तरह से आपको इसका देख लेना है, एक बार पढ़ लेना यहाँ तक। फिर अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। भौतिक एवं प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण क्या होता है, पहले ये प्रश्न देखेंगे, इसलिए कभी कभी भौतिक वातावरण क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, कभी भी इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए पहले भौतिक वातावरण हम देखेंगे। भौतिक वातावरण यानी भौतिक वातावरण में उन सभी भौतिक शक्तियों एवं पराक्रम एवं प्रक्रियाओं एवं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका अनेक प्रकार से मानव के कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक देख लेना है। फिर प्राकृतिक वातावरण में निर्देशक स्थित जलवायु हो गया, आपका खनिज पदार्थ हो गया, मिट्टी होगी, भूमि की बनावट, जीव जंतु, वनस्पति आदि सम्मिलित होते हैं। ये सभी प्राकृतिक तत्व मानव के यानी रहन सहन, क्रियाओं, इच्छाओं की सीमाएं निर्धारित करते हैं तथा इन्हीं सीमाओं के अंदर मानव अपनी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं का समन्वय स्थापित करता है। इस तरह से आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है, भी एक बार आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है, ये भी आपको एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लेना है। फिर अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है, जिसे यहाँ से अल्प जनसंख्या क्या होती है, जिसे न्यून जनसंख्या कहते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि होने के प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी होती है तो उस देश अल्प जनसंख्या देश वाला यानी अल्प जनसंख्या कहलाता है वो देश। आपको देख लेना है। अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों की पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो और जहाँ उसे संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी और बेरोजगारी में वृद्धि ना करते हुए अधिक जनसंख्या के कारण पोषण यानी कि क्षमता रखते हो। फिर आपका मानव बस्तियाँ के प्रकार क्या होती है, मानव बस्तियों के प्रकार भी आपको देख लेना है। एकाकी अथवा परगीण बस्तियाँ, सघन बस्तियाँ होगी, संयुक्त बस्तियाँ होगी। जनसंख्या घनत्व से अब क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के विशेष की कुल जनसंख्या का उस क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात उस क्षेत्र के विशेष यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यानी औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है, सभी को दर्शाता, वही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र जो होता है जनसंख्या की वृद्धि का, जनसंख्या घनत्व इक्वल टू होता है क्षेत्र की कुल जनसंख्या इक्वल टू क्षेत्र वर्ग में फैली वर्ग किलोमीटर में फैला कितनी जनसंख्या फैली हुई है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानव भूगोल का उपागम क्या होता है, मानव भूगोल को उपागम भी हम देखेंगे। उपागम की हम बात करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत यानी भूतल पर मानव वर्गों के उनके वातावरण के पारस्परिक यानी कार्यात्मक संबंधों तथा मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो मानव भूगोल के जो उपागम है 4 प्रकार के हैं। पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, व्यवहारक उपागम या मानव कल्याण संबंधित उपागम। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे।
अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न मैंने आगे भी दिखा चुका हूँ, यहाँ भी इसको देख लीजिए। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति आय यानी प्रदान करती है। इस तरह आपको देख लेना इसका। बहुत सारी यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है, आपको सभी डिफिनेशन आपको देख लेना है। यहाँ से पहले में आपको तैयार करना है यहाँ तक इसकी डिफिनेशन। जनसंख्या यानी अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय किसी देश या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम उत्पादन संभव होता है तथा प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर उच्च होता है और अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। और संक्षेप में जब किसी यानी समय परिस्थिति विशेष में जिसमें यानी प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। इस तरह आपको देख लेना है। यहाँ तक आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार करना है। बहुत सारी यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है, आपको सभी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, एक भी डिफिनेशन आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपका भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या होती है। देखिए, भारतीय जो जनसंख्या नीति होती है इसके अंतर्गत जनसंख्या का पता चलता है कि कितने यहाँ से मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाई दे रहा हूँ। जनसंख्या की समस्या को हल करने हेतु अपनाए जाते हैं उसे जनसंख्या नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। होमोसेपियंस पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। देखिए, विकास क्रम के आपका नियंडर स्थल में यानी पश्चिमी मेधावी मानव का विकास हुआ या एक हिमवारण का युग था। समस्त यूरोप महाद्वीप हिमांचलित हो गया है। या आपका प्लास्टिसीन युग का अंतिमहीन अंतराल यानी वर्म था। इस तरह आपको एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ तक मैंने सभी प्रश्न आपको दिखा दिया जो आपके बड़े प्रश्न है भाई। इतने ही प्रश्न आपको देख के चले जाना है। टोटल इसमें 10 से 15 ही प्रश्न में आपको दिखाया हुआ। इतने ही प्रश्न आपको तैयार करके चले जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। मिलता हूँ अन्य वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।